आधी रात का समय था। शहर से दूर सुनसान पहाड़ियों के पथरीली रास्ते से होते हुए एक गाड़ी आगे बढ़ रही थी। लगता है यही एरिया है। ड्राइवर, गाड़ी को यहीं से राइट ले लो। आगे कॉलोनी आएगी, उसमें बंगला नंबर 6 के सामने गाड़ी रोक देना। जी मैडम। कुछ देर बाद गाड़ी बंगला नंबर 6 के सामने खड़ी हुई थी। मैडम, यह बंगला तो काफी पुराना नजर आ रहा है। आपको पक्का यकीन है कि यही एड्रेस दिया था आपको? अरे हाँ बाबा, पुराना है तो क्या हुआ, तभी तो कम किराए में मकान मालिक घर देने को तैयार हो गया। अच्छा तुम रुको, मैं अंदर देख कर आती हूँ। मैडम, अंधेरा हो गया है, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप कहें तो कल दिन में आते हैं ना? अरे अंधेरा हो गया है तो क्या हो गया, बड़े डरपोक हो तुम चुपचाप यहाँ खड़े रहो, मैं आती हूँ देखकर। स्वाति बंगले के दरवाजे तक पहुंची तो देखा वो खुला हुआ था। दरवाजा सरका कर अंदर पहुंची तो अंदर की लाइट्स ऑन हो गई। ये लाइट्स अपने आप ऑन कैसे हो गई? खैर, बंगला तो अच्छा है, बाहर से जितना पुराना लगता है अंदर से वैसा नहीं है, काफी खूबसूरत है। स्वाति बंगले को निहारत हुए उसकी खूबसूरती में खो गई थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो ऊपर बेडरूम में पहुंच जाती है। काफी देर हो गई मैडम को अंदर गए हुए, अभी तक नहीं लौटी। पता नहीं इतने बड़े बंगले में अकेले क्या कर रही हैं। मुझे तो यहाँ अकेले खड़े होने में भी डर लग रहा है। अचानक ही बाहर खड़े ड्राइवर को एक चीख की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसके हाथ पैर कांप जाते हैं। हे भगवान, लगता है मैडम किसी मुसीबत में है। ड्राइवर दौड़कर बंगले के अंदर पहुंचता है तो देखता है स्वाति सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। आप ठीक तो है ना मैडम? क्यों, मुझे क्या होगा, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वो मैडम, मुझे चीख की आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं घबरा गया। नहीं तो, ऐसी तो कोई आवाज नहीं आई, तुम्हें वहम हुआ होगा। चलो चलते हैं। स्वाति से बात करते हुए ड्राइवर को पर्दे के पीछे एक परछाई हिलती हुई नजर आती है। मैडम, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, उधर कोई है लगता है, आप जल्दी चलिए ना। अच्छा चल रहे हैं, कितना घबराते हो तुम। स्वाति गाड़ी से अपने घर के लिए निकल गई थी। घर पहुंचकर, अरे माँ, इतना खूबसूरत बंगला था, मैं तो देखती ही रह गई। बस अब फाइनल हो गया, हम लोग इस बंगले में शिफ्ट कर रहे हैं। मैं गुप्ता जी को फोन करके फाइनल कर देती हूँ। भैया ने बंगले में शिफ्टिंग की जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मैं चाहती हूँ सब एकदम परफेक्ट हो। गुप्ता जी, आपका बंगला हमें बहुत पसंद आया, हम जल्द ही वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। अरे वाह, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं अगले महीने ही इंडिया आऊंगा, तब पेमेंट वगैरह देख लेंगे। आप अभी शिफ्ट कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। गुप्ता के कहने पर अगले ही दिन स्वाति अपने पूरे परिवार के साथ बंगले में शिफ्ट हो गई थी। बंगले में आने के बाद, स्वाति बेटा, क्या बात है, जब से यहाँ आए हैं तू कुछ बदली बदली सी रहती है, ना किसी से बात करती है, ना साथ बैठकर खाना खाती है। तू ठीक तो है ना? ठीक हूँ माँ, मुझे क्या होगा। अच्छा, खाना लगा दूँ तेरा? नहीं, मेरा मन नहीं है। लेकिन इतनी रात में बाहर कहाँ जा रही है? मैं गार्डन में हूँ, आप सो जाइए। बाहर बहुत ठंड है बेटा, इतनी रात को बाहर क्या करेगी? अरे आप सो जाओ ना। स्वाति की बात सुनकर उसकी माँ चुपचाप अपने कमरे की ओर जाने लगती है। कुछ देर तक वो खिड़की से अपनी बेटी को गार्डन के झूले पर बैठकर झूलते हुए देखती रहती है और फिर आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट जाती है। हे भगवान, मैं तो दही जमाना भूल ही गई, अभी जमा देती हूँ, वरना सवेरे दिक्कत हो जाएगी। जैसे ही स्वाति की माँ रसोई में आती है, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। स्वाति एक बर्तन में कुछ अजीब सी चीज रखकर खा रही थी, जिसमें से बहुत बदबू आ रही थी और कुछ खून जैसा चिपचिपा सा पदार्थ भी लगा हुआ था। अभी तो ये बाहर झूले पर बैठी थी, इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गई? स्वाति की माँ ने रसोई की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। झूला अभी भी हिल रहा था, लेकिन अभी स्वाति वहां नहीं थी। स्वाति बेटा, ये क्या खा रही है तू? छी, कितनी मछलियां हैं उस पर और कितनी गंदी बदबू आ रही है। इससे पहले कि स्वाति माँ की बात जवाब देती, उन्हें ऊपर के कमरे से किसी की चीख सुनाई देती है। स्वाति की माँ दौड़कर ऊपर कमरे में जाती है तो देखती है कि सामने स्वाति पैर पकड़े जमीन में बैठी है। तो यहाँ ये कैसे हो सकता है? मैं यहाँ नहीं होंगी तो कहाँ जाऊंगी? पहले जल्दी से हाथ दो, लग रहा है पाँव में मोच आ गई, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। कैसी बात कर रही है तू? अभी तू नीचे रसोई में थी ना, यहाँ कैसे आई? पहले तो ये बता, इतनी ठंड में बाहर झूलने क्यों गई थी और बाहर से कब लौटी? मैंने तो तुझे आते भी नहीं देखा। कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं तो कब से अपने कमरे में ही हूँ, डिनर करने के बाद भी नीचे नहीं आई और तुम पता नहीं क्या बोले जा रही हो।
ना मैं रसोई में आई और ना ही बाहर झूले पर थी। चल मेरे साथ नीचे। मैंने अपनी आंखों से देखा था तुझे। अभी भी वहाँ वो गंदगी पड़ी होगी। स्वाति की माँ की आवाज सुनकर पास के कमरे से उसकी भाभी पूर्ति भी वहां आ गई थी। स्वाति की माँ अरुणा और पूर्ति नीचे जाते हैं तो देखते हैं रसोई में कोई भी नहीं है और ना ही वहां कोई बदबू फैली हुई है जैसा अरुणा ने बताया था। क्या माँ जी, इतनी रात को शोर कर रहे हैं आप? कुछ भी तो नहीं है यहाँ। ठीक बोल रही है स्वाति, वो अपने कमरे में ही थी। उसने शाम को ही कह दिया था आज वो डिनर नहीं करेगी, इसीलिए मैंने उसे आवाज भी नहीं लगाई। ये सब क्या बोल रही हो तुम दोनों? सबके खाने के बाद ये नीचे आई थी। मैंने खाने के लिए पूछा तो इसने खाना खाने से इनकार कर दिया और फिर बाहर गार्डन में जाकर झूला झूलने लगी। पिछले आधे घंटे से मैं इसे अपने कमरे की खिड़की से झूलते हुए देख रही थी और फिर जब मैं रसोई में आई तो ये मुझे यहाँ कुछ खाते हुए दिखाई दी। आप शांत हो जाइए माँ जी, कभी कभी धोखा हो जाता है। अच्छा ठीक है, आप चलिए अपने कमरे में। अरुणा का मन मानने को तैयार ही नहीं था कि जो कुछ भी उसने अभी अपनी आंखों से देखा वो सब उसका वहम था। किसी इंसान को एक बार वहम हो सकता है, बार बार नहीं। कुछ तो था वहां। पूरी रात अरुणा बेचैनी से अपने कमरे में चहलकदमी करती रही। अगले दिन सवेरे वो उठी तो उसे तेज बुखार था। माँ जी, आपको तो तेज बुखार है। लगता है तभी वो सब आपको दिखाई दे रहा था। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। पूर्ति नीचे खाना बनाने जाती है तो देखती है कि ननद स्वाति कमरे में कुछ ड्राइंग बना रही है। स्वाति, स्वाति, क्या कर रही हो इतनी सुबह? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ यहाँ से। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? ठीक तो हो ना? पूर्ति देखती है कि स्वाति ने कागज पर कुछ डरावना स्केच बनाया हुआ है। क्या है ये सब? अरे पूर्ति भाभी, क्या हुआ? आप यहाँ परेशान क्यों लग रही हो? अभी अभी तो मुझ पर चिल्ला रही थी और अब अचानक से बदल कैसे गई? नहीं तो मैंने कब चिल्लाया? आप नीचे जा रही हो क्या? स्टोर से हथौड़ा लेती आओगी, मुझे अपनी फोटो लगानी है। हाँ ठीक है। पूर्ति जैसे स्टोर रूम के दरवाजे तक जाती है, नीचे बिखरे तेल पर उसका पांव फिसल जाता है और वो जमीन में गिर पड़ती है। यहाँ तेल कैसे आया? क्या स्वाति ने जानबूझकर मुझे यहाँ भेजा? वैसे तो यहाँ कोई आता जाता नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हूँ जानते हुए भी। दूसरी ओर हाय, गला सूख रहा है। ये बहू अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई। अरुणा कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि पूर्ति के कमरे से म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती है उसे अंदर से पायल पहनकर किसी के नाचने की आवाजें सुनाई देती हैं। मुझे बुखार में छोड़कर ये बहू यहाँ ऐसे नाच रही है। इसे कब से नाचने का शौक लग गया? पेट में बच्चा है और उसे नाचने की लगी है। हाय हाय, पूरा शरीर टूट रहा है। अरुणा नीचे रसोई में जाती है तो देखती है बहू पूर्ति वहां पर अपने पाँव में हल्दी लगा रही है। तू यहाँ कैसे आ गई? अभी तो तू अपने कमरे में घुंघरू पहनकर नाच रही थी, यहाँ कैसे पहुँच गई? माँ जी देख नहीं रही है, पाँव में मोच आ गई है मेरे। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा, आपको नाचती दिखाई दे रही हूँ मैं। ये सब खेल तू ही खेल रही है ना मेरे साथ? अपनी माँ को पागल साबित करना चाहती है ना? माँ जी मैं तो खुद परेशान हूँ। जब से इस घर में आई हूँ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। आपको नहीं लगता यहाँ कुछ अजीब सी गंध आती है, जैसे मांस सड़ रहा हो? रात में कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई देती है। बंगले के आसपास कहीं कोई नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक कहा बहू तूने। मैंने तो अक्सर गार्डन का झूला अकेले में हिलते हुए देखा है और जैसे ही मैं पास जाकर देखती हूँ तो अचानक रुक जाता है। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी माँ जी, आपके बेटे के कारण हमें यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। खुद तो अपना तबादला कराकर चले गए और हमें इस भूत बंगले में छोड़ गए। वो तो भगवान का शुक्र है, वरना आज गिरने के कारण मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो। आप रुकिए, मैं उस गुप्ता को फोन लगाती हूँ। बहू पूर्ति जैसे ही अपना लैंडलाइन फोन उठाती है तो देखती है उसकी लाइन कट हो चुकी है। माँ जी फोन तो डेड पड़ा हुआ है, मेरे फोन में भी कोई नेटवर्क नहीं है बहू। रुक, स्वाति से मंगवाती हूँ फोन। ठहरिए माँ जी, मैं अपने फोन से ट्राई करती हूँ। पूर्ति किसी तरह सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाती है और अपना फोन लेकर नीचे आती है। सच सच बताइए गुप्ता जी, आखिर आपके मकान में ऐसा क्या है जिसने हमारी नींद उड़ा के रखी है? कुछ अजीब सी मनहूसियत है इस बंगले में। मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस होता है हमें। अरे मैडम, आप लोग तो हमारे बंगले में कभी आए ही नहीं। मेरे नौकर ने बताया कि बंगला खाली पड़ा हुआ है। फिर ये सब क्या बोल रहे हो आप? कमाल करते हैं आप,
हम पिछले 4 दिन से आपके बंगले में रह रहे हैं और आप कहते हैं कि आपके नौकर को हम दिखाई नहीं दिए। गलती हो गई हमसे जो आपकी एक खंडर हवेली किराए पर लेने को तैयार हो गए हम। आपकी इस हवेली से 100 गुना अच्छी है सामने बनी हुई वो सफेद हवेली। हमें उसी में जाना चाहिए था। क्या कहा आपने? कौन सी हवेली में शिफ्ट हुए आप? 6 नंबर में। यही तो एड्रेस दिया था ना आपने। अभी ये मत कहिए कि 6 नंबर का बंगला आपका है ही नहीं। मैडम, 6 नंबर बंगला तो मेरा ही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस सफेद बंगले की आप बात कर रही हैं ना, उसी बंगले का नंबर 6 है और वो मेरा बंगला है। जिस खंडहर बंगले में आप लोग शिफ्ट हुए हैं वो 9 नंबर बंगला है, जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा हुआ है। आज तक कोई भी एक दिन से ज्यादा नहीं बिता सका उस बंगले में। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। आप लोग जितना जल्दी हो सके उस बंगले से बाहर निकले। 6 9? ये क्या फालतू बातें कर रहे हैं आप? मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मैं आपकी ये फालतू की बातों से डरने वाली नहीं। देखिए मैडम, मेरा फर्ज था आपको समझाना। अमल करना या ना करना आपकी इच्छा है। माँ जी, वो कुत्ता तो बोल रहा है हम 6 नहीं 9 नंबर बंगले में आ गए हैं और ये बंगला भूतिया है। क्या बोल रही है तू? मैं स्वाति को बुलाती हूँ। हम लोग अब यहाँ नहीं रहेंगे। वैसे भी हम 3 अकेली औरतें कैसे निपटेंगी इन सब से? ऊपर से तू पेट से है। अरुणा स्वाति को बार बार आवाज लगाती है, लेकिन स्वाति की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। स्वाति, स्वाति, स्वाति। माँ जी, ये स्वाति कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही है? ऊपर चलकर देखें क्या? तू ठीक कह रही है, जल्दी ऊपर जाना होगा। अरुणा और पूर्ति स्वाति के कमरे में जाती हैं, तो वहाँ उन्हें कोई नजर नहीं आता। कमरा तो खाली पड़ा है। स्वाति कहाँ गई? तभी उन्हें पायल की आवाज छत की ओर जाती हुई सुनाई देती है। माँ जी, सीढ़ियों की तरफ से कुछ आवाज आ रही है। अरुणा और पूर्ति छत पर पहुंचती हैं, तो वहां का नजारा देख उनका कलेजा मुंह को आ जाता है। छत पर स्वाति की लाश पड़ी हुई थी, जो सड़ने लगी थी, और शायद उसी की दुर्गंध पूरे घर में फैल रही थी। लेकिन स्वाति तो अभी अपने कमरे में थी ना? ये सब झूठ है। वो आत्मा फिर से छल रही है हमें। गुप्ता सही बोल रहा है, कुछ है इस घर में। माँ जी, अब मुझे सब समझ आ गया। वो आत्मा स्वाति बनकर हमारे साथ रह रही थी, वही बार बार रूप बदलकर हमें छल रही थी। और मुझे लगता है अभी जो हम देख रहे हैं यही सच है। आप चलिए मेरे साथ। अपनी बेटी की लाश को देखकर अरुणा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। पूर्ति अपनी सास को लेकर नीचे आती है, लेकिन देखती है कि उनके सामने तो हर तरफ बस दीवार ही दीवार नजर आ रही है। बाहर निकलने का कोई रास्ता वहां नजर नहीं आ रहा था। बहू, हम ये कैसी भूल भुलैया में फंस गए हैं। लगता है हम यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। स्वाति की तरह वो हमें भी मार डालेगी। हिम्मत से काम लीजिए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। बहू, मैं अकेले नहीं रुक सकती, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ठीक है, आप चलिए मेरे साथ। अरुणा और पूर्ति मन ही मन भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र जपते हुए स्वाति के कमरे में पहुंचती है, जहां उन्हें एक पेपर पर लकड़ी की अलमारी के सामने एक डरावने चेहरे वाले साए की तस्वीर नजर आती है। माँ जी, जब मैं स्टोर रूम में गई थी, मैंने ऐसी ही एक अलमारी वहाँ देखी थी। शायद उस अलमारी में कुछ हो जो हमारी मदद हो जाए। पूर्ति स्टोर रूम में पहुंचती है, तो उसे वहां वही अलमारी नजर आती है। पूर्ति अलमारी को जैसे ही हाथ लगाती है, एक जोरदार झटका उसे लगता है और वो उछलकर जमीन में गिर पड़ती है। गर्भवती पूर्ति जमीन में पड़ी दर्द से छटपटा रही थी। तभी उसे वहां पर बिखरे बाल और डरावने चेहरे वाली औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत घबरा जाती हैं। पूर्ति एक बार फिर उठकर अलमारी को खोलती है, तो उसे अंदर एक कंकाल नजर आता है। माँ जी, शायद ये इसका शरीर है। अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इसीलिए उसकी आत्मा भटक रही है। हमें इसे मुक्ति दिलानी होगी। देखो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। अचानक कमरे में तेज हवाएं चलने लगती हैं और सारा सामान उड़कर इधर उधर गिरने लगता है। पूर्ति और अरुणा खुद को बचाते हुए एक कोने में छिप जाते हैं। तभी पूर्ति का पति कमरे में दाखिल होता है। पूर्ति, माँ, आप लोग ठीक तो हो ना? यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? आप लोगों ने कुछ बताया क्यों नहीं? अच्छा हुआ गुप्ता जी ने फोन करके मुझे सब कुछ बता दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हम ठीक हैं, जल्दी से लाइट निकालो और ये कागज रखकर इस अलमारी को आग लगा दो, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। वे तीनों मिलकर उस औरत के कंकाल को आग के हवाले कर देते हैं। अचानक कमरे में उठ रहा तूफान शांत हो जाता है। माहौल शांत होने पर वे तीनों हॉल में पहुंचते हैं
तो बाहर जाने का गेट उन्हें खुला हुआ नजर आता है। बिना कुछ भी सोचे तीनों वहां से बाहर आ जाते हैं। स्वाति को खोकर उनके दिल को गहरी चोट तो पहुंची थी, लेकिन खुशी इस बात की थी कि पूर्ति और उसका होने वाला बच्चा सही सलामत थे।